Hello everyone, I am back with another video and today's topic is phase rule. फेज रूल को समझने से पहले हमें तीन इम्पोर्टेंट चीजें और समझनी होंगी। पहला है फेज, दूसरा है कंपोनेंट्स एंड तीसरा है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो फेज रूल को जानने के लिए सबसे पहले समझेंगे फेज। फेज क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं और फिर देखेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। तो फेज क्या होता है? A phase can be defined as any homogeneous and physically distinct part of a system which is bounded by a surface and is mechanically separable from other parts of the system. तो फेज क्या होता है? फेज एक ऐसी चीज है जो होमोजीनियस है यानी कि यूनिफॉर्म है और जो फिजिकली सिस्टम में एक अलग तरीके से दिखाई दी जा सकती है। मतलब कि हम भेदभाव कर सकते हैं कि ये हमारा फेज है, सिस्टम में इतना हिस्सा एक फेज है और इतना हिस्सा दूसरा फेज है, हम उसे अलग अलग बता सकते हैं। विच इज बाउंडेड बाई अ सरफेस, जो कि एक सरफेस से बाउंड होता है और मैकेनिकली सिस्टम के बाकी पार्ट से हम उसे डिस्टिंक्ट कर सकते हैं या बता सकते हैं कि सिस्टम का बाकी हिस्सा हटा दो तो इतना हिस्सा एक फेज है। जो फेज होता है वो स्टेट ऑफ मैटर में किसी भी तरीके से रह सकता है। हमारी तीन स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, पहली होती है सॉलिड, दूसरी लिक्विड और तीसरी गैस। तो जो फेज होता है वो मैटर की किसी भी स्टेट में पाया जा सकता है, यानी कि फेज हमारा लिक्विड भी हो सकता है, फेज हमारा गैस भी हो सकता है और फेज हमारा सॉलिड भी हो सकता है। एग्जाम्पल से समझे तो इजीली हमें फेज के बारे में समझ में आएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है प्योर सब्सटेंस। कोई भी चीज अगर प्योर है तो प्योर सब्सटेंस हम किसे कहते हैं? जैसे कोई एक ही पर्टिकुलर चीज है, किसी भी तरीके की उसमें मिलावट नहीं हो, ठीक है, तो जो प्योर सब्सटेंस होगा वो क्या कहलाएगा? एक फेज कहलाएगा, क्योंकि वो प्योर है, उसमें कोई दूसरी तरीके की चीजें प्रेजेंट है ही नहीं, तो उसका फेज क्या होगा? वन फेज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें O2 गैस, जो O2 गैस है वो केवल O2 गैस है ना, उसमें और कोई तो एटम जुड़ा हुआ नहीं है, मॉलिक्यूल नहीं है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है, तो वो कैसी हो गई? एक प्योर केमिकल चीज हो गई। तो इसलिए जो O2 गैस है वो हमारा प्योर सब्सटेंस होता है और प्योर सब्सटेंस के लिए जो फेज होता है वो होता है केवल एक। तो एग्जाम्पल के तौर पे O2 गैस या फिर वाटर, वाटर को अगर हम केवल लिक्विड फेज में समझे तब। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल देखें, मिक्सचर ऑफ गैसेस। जब कई तरीके की गैसेस को हम मिला देते हैं तो ऐसा तो होता नहीं है कि हमने तीन तरीके की गैसेस मिला दी और फिर जो हमारा मिक्सचर बना हम उसमें से तीनों गैसेस को अलग अलग बता सके कि ये गैस इतने हिस्से में है या ये गैस इतने हिस्से में है, ऐसा तो होता नहीं है। तो जो गैसेस का मिक्सचर होता है वो भी होमोजीनियस हो जाता है, हम उसमें तीनों अलग अलग गैसेस को नहीं बता सकते, इसलिए ये भी कितना फेज कहलाएगा? केवल एक फेज कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक मिक्सचर ले लें। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड से मतलब है, मिसिबल से मतलब होता है जो आपस में एक दूसरे में मिक्स हो सकते हो। तो ऐसे लिक्विड्स, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि H2O है और अल्कोहल है, तो पानी और अल्कोहल को अगर हम मिलाएंगे तो वो आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, हम बता नहीं सकते कि कहाँ पर पानी है कहाँ पर अल्कोहल है, यानी कि वो एक मिसिबल लिक्विड, मिसिबल मिक्सचर बना लेते हैं। उसके बाद आता है नॉन मिसिबल लिक्विड्स। नॉन मिसिबल लिक्विड्स का मतलब कि ऐसे लिक्विड्स का मिक्सचर जो आपस में मिक्स ना हो सकते हो। तो जब मिक्स नहीं होंगे तो वो अलग अलग लेयर बना लेंगे, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर पानी और क्लोरोफॉर्म ले, CHCl3, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है, तो पानी और अगर क्लोरोफॉर्म का हम मिक्सचर बनाते हैं तो क्लोरोफॉर्म अलग रह जाता है और पानी अलग रह जाता है, यानी कि दो सेपरेट लेयर्स बन जाती हैं। इसलिए इस मिक्सचर में कितने फेज हो जाएंगे? दो फेज हो जाएंगे। तो इस पॉइंट से हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास कुछ लिक्विड्स का ऐसा मिक्सचर है जो आपस में मिक्स ना हो सकता हो, नॉन मिसिबल मिक्सचर है, तो उसमें जितने ज्यादा हमारे पास लिक्विड्स होंगे उतने ज्यादा हमारे फेज होंगे। नेक्स्ट इज एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन भी हमारा होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है और उस सॉल्यूशन में भी आप ये नहीं बता सकते कि सॉल्यूट कहाँ है
और सॉल्वेंट कहाँ है। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप नमक को या चीनी को पानी में घोलो तो घोलने के बाद एक प्योर मतलब एक आपको यूनिफॉर्म सॉल्यूशन मिल जाता है। उसमें आप चीनी को दिखा थोड़ी ना सकते हो कि चीनी यहाँ पर है। एक आपको प्योर नहीं कहेंगे, होमोजीनियस या यूनिफॉर्म सॉल्यूशन कहेंगे जो मिल जाता है। तो एक्वस सॉल्यूशन में भी केवल एक फेज होता है, एग्जाम्पल NaCl सॉल्यूशन या फिर शुगर सॉल्यूशन। उसके बाद जो पानी का एग्जाम्पल होता है, पानी में हमारे 3 फेज होते हैं। यानी कि जो पानी है वो 3 तरीके से नेचर में रह सकता है, सॉलिड में भी रह सकता है, लिक्विड में भी रह सकता है और गैस में भी रह सकता है। तो इन वाटर देयर आर 3 फेजेस, किस तरीके से कि जब पानी आइस की फॉर्म में होता है तो सॉलिड होता है, जब पानी वाटर की फॉर्म में होता है तो लिक्विड फेज में है, और जब वेपर की फॉर्म में होगा तो गैस फेज में है। इसी तरीके से अगला भी इम्पोर्टेंट है, अगला है सल्फर का, कि जो सल्फर सिस्टम होता है, सल्फर सिस्टम हमें आगे पढ़ना होगा। सल्फर सिस्टम का ग्राफ भी पूछते हैं ये लोग, वाटर सिस्टम का भी पूछते हैं, सल्फर सिस्टम का भी पूछते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम का भी काफी पूछा जाता है। हर तरीके के एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे रिटन हो चाहे MCQ बेस्ड हो। तो जो सल्फर सिस्टम होता है उसमें 4 फेजेस होते हैं। कौन कौन से फेजेस होते हैं? एक रोम्बिक सल्फर फेज होता है, एक मोनोक्लिनिक होता है, एक लिक्विड सल्फर और एक वेपर सल्फर होता है। तो इस तरीके से जो हर मतलब अलग अलग सिस्टम्स होते हैं उसमें कई तरीके के फेजेस हो सकते हैं। फिक्स नहीं है कि मतलब 3 ही फेज होंगे हर उसमें सिस्टम में, नहीं, हर सिस्टम में अलग अलग फेजेस होंगे। जैसे पानी में कितने फेज थे? 3 फेज थे, और सल्फर सिस्टम में कितने फेज थे? 4 फेज थे। अब देखते हैं कंपोनेंट के बारे में। तो कंपोनेंट क्या होता है? द नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंटली वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय मींस ऑफ व्हिच द कंपोजिशन ऑफ ईच फेज कैन बी एक्सप्रेस्ड। अब डेफिनेशन पढ़ने में तो बहुत कॉम्प्लेक्स लग रही है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही है कि पता नहीं क्या है कंपोनेंट्स। हम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में अगर समझना चाहें तो कंपोनेंट्स माने हैं हिस्से, यानी कि सारी चीजें जो मिलकर एक सिस्टम को बना रही हैं वो कहलाएंगे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ही कहते हैं हम कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स का मतलब है कि कितने पार्ट, कितने अलग अलग तरीके के हिस्से उसमें प्रेजेंट हैं। हम इसे एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल से ऐसे समझेंगे कि मान लो जो हमारा पानी है उसमें हमने पढ़ा कि उसमें 3 फेज है, ठीक है। कौन कौन से फेज है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि आइस, वाटर और वेपर। लेकिन हम तीनों ही फेजेस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? केवल और केवल H2O से। हम इन तीनों चीजों को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? H2O से। अब जब तीनों चीजों को हम एक ही तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ये कितना कंपोनेंट कहलाएगा? केवल एक कंपोनेंट कहलाएगा। यानी कि जो पार्ट है, जो हिस्सा है, वो तो केवल पानी है ना। फेज डिफरेंट थे लेकिन जो केवल चीज प्रेजेंट थी वो तो केवल पानी था। तो पानी केवल एक कंपोनेंट सिस्टम होता है, ये हमेशा याद रखना। H2O इज ए वन कंपोनेंट सिस्टम, वन कंपोनेंट सिस्टम। इसी तरीके से अगर हम सल्फर सिस्टम देखें तो सल्फर सिस्टम में 4 फेजेस थे, यानी कि ये 4 अलग अलग तरीके से फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकता है। रोम्बिक तरीके से, मोनोक्लिनिक तरीके से, लिक्विड तरीके से और वेपर सल्फर की फॉर्म में। लेकिन हम इन चारों फॉर्म को लिखेंगे तो सल्फर ही है ना। हम इन चारों फॉर्म को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो वो तो हम सल्फर से ही करेंगे। तो इसलिए ये भी एक जो सल्फर सिस्टम है ये भी एक कंपोनेंट सिस्टम है, यानी कि ये भी वन कंपोनेंट सिस्टम कहलाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। जैसे कोई एक्वस सॉल्यूशन हो, अब इसे मान लो ये है हमारा शुगर सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्यूशन असल में 2 कंपोनेंट सिस्टम होता है। इस एग्जाम्पल से आपको सबसे इजीली समझ जाएगा कि कंपोनेंट आखिर है क्या है। डेफिनेशन से घबराना मत, सिंपल है वो भी। जब आपको समझ आ जाएगा कि असल में कंपोनेंट्स है क्या तो डेफिनेशन खुद समझ में आ जाएगी। तो शुगर सॉल्यूशन को अगर हम देखें तो क्या क्या होगा? H2O प्लस शुगर, ठीक है।
इन दोनों को मिलाने के बाद हमारा बना होगा शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमने इसमें पढ़ा कि फेज तो केवल एक है, क्योंकि जो पूरा सॉल्यूशन है उसमें तो हमें एक ही चीज दिख रही है, लिक्विड चीज दिख रही है, तो वो फेज तो केवल एक है। लेकिन कंपोनेंट्स कितने हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट कितने थे, कितने हिस्सों ने मिलकर इस पूरे सॉल्यूशन को बनाया, वो होंगे कंपोनेंट्स। तो कितने हिस्सों ने मिलकर बनाया, एक पानी का हिस्सा था और एक शुगर का हिस्सा था। तो ये दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे हमारे शुगर सॉल्यूशन में। तो इसलिए ये जो शुगर सॉल्यूशन होगा ये कितना कंपोनेंट सिस्टम होगा, ये 2 कंपोनेंट सिस्टम कहलाएगा। तो शुगर सॉल्यूशन इज 2 कंपोनेंट सिस्टम। तो अभी तक हमने पढ़ा फेज के बारे में और कंपोनेंट्स के बारे में। इसके बाद हमें पढ़ना है डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के बारे में, और उसके बाद हम पहुंचेंगे फेज रूल पर कि फेज रूल क्या होता है। ये तीनों चीजें पढ़नी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फेज रूल जो है वो असल में इन तीनों चीज को ही रिलेट कर रहा है कि जो फेज है, जो कंपोनेंट्स है और जो डिग्री फ्रीडम है, इन तीनों की मदद से हम कैसे एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं जो हम अलग अलग सिस्टम्स पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि कंपोनेंट्स का हमारे लिए क्लियर हो जाए। तो कंपोनेंट्स के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है C बराबर n माइनस ई। C मतलब कंपोनेंट्स, n मतलब है कि कितनी तरह की केमिकल स्पीसीज प्रेजेंट है, और E मतलब है कि उन स्पीसीज को, यानी कि जो भी केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है उनको कोई इक्वेशन आपस में जोड़ सकती है या नहीं। तो क्वेश्चन है कि KCl NaBr H2O सिस्टम में जो कंपोनेंट है वो 3 है, यानी कि ये पूरा सिस्टम 3 कंपोनेंट सिस्टम है। लेकिन जो KCl NaCl और H2O सिस्टम है वो 4 कंपोनेंट सिस्टम है। वो किस तरीके से, ये उल्टा लिखा हुआ है, मैं सही कर देती हूँ। ये 4 है और ये 3 है। तो ऊपर वाला जो सिस्टम है वो 4 कंपोनेंट सिस्टम है, लेकिन नीचे वाला जो सिस्टम है वो 3 कंपोनेंट सिस्टम है। ऐसा क्यों, तो ये हम बता सकते हैं इस फॉर्मूला की मदद से। अब इसमें देखो, KCl NaCl H2O कितनी तरीके की स्पीसीज है, 1 2 3 तरीके की स्पीसीज है। ठीक है, तो C बराबर n माइनस ई, तो n कितना हो गया, 3। अब E की जगह क्या लगाएंगे, क्या इन तीनों सब्सटेंसेस को, इन तीनों कंपाउंड्स को हम कैसे भी रिलेट करा सकते हैं या इन तीनों में रिएक्शन करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। इसलिए ये हो गया -0 इक्वल्स टू 3। तो जो कंपोनेंट्स निकले वो कितने निकले, 3। तो ये कौन सा, ये सिस्टम कितना कंपोनेंट सिस्टम हुआ, 3 कंपोनेंट सिस्टम। लेकिन जब हम ये KCl NaBr वाले सिस्टम में देखते हैं, KCl NaBr H देखते हैं, तो असल में तो दिखने में हमें 3 स्पीसीज लग रही हैं, लेकिन होती है 5। किस तरीके से कि ये K और Br भी आपस में एक सब्सटेंस बना सकते हैं और Na और Cl भी आपस में एक सब्सटेंस बना सकते हैं। तो असलियत में होता क्या है, KCl KBr NaCl NaBr और H2O, यानी कि कितनी स्पीसी हो गई, 5 स्पीसी हो गई। तो जब हम इसमें C बराबर n माइनस ई लगाएंगे तो n कितना लगाएंगे, 5, और E कितना लगाएंगे, 1। E हमने 1 क्यों लगाया है, यहाँ पर E हमने 0 क्यों लगाया था, क्योंकि कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं थी कि ये आपस में रिलेट कर पाए। लेकिन इसमें एक ऐसी इक्वेशन है, एक ऐसा रिलेशन बन रहा है कि हम और भी स्पीसी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, मान लो हमने लिखा होगा KCl और NaBr, इससे बना सकते हैं हम KBr और NaCl। ठीक है, तो एक इक्वेशन भी है, यानी कि E बराबर 1 और इक्वल्स टू
4, तो ये आया c बराबर 4 और ये आया c बराबर 3। तो हेंस हमने ये बताया कि ये वाला सिस्टम 4 कंपोनेंट सिस्टम किस तरीके से है और ये वाला सिस्टम केवल 3 कंपोनेंट सिस्टम किस वजह से है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में और फेज रूल होता क्या है उसके बारे में। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो का सब समझ आया होगा। आपको जो भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।